हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र क्या है? सांस लेने की प्रक्रिया, सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर छोड़ना। इस चीज में सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने में जो ऑर्गन्स काम करते हैं वो एक सिस्टम है, उसी को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। बताएं कि श्वसन तंत्र शरीर को ऑक्सीजन लेने व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। जो हमारा श्वसन तंत्र है, जो हम सांस ले रहे हैं उसको अंदर लेने और जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर छोड़ने में मदद करता है। नंबर 2, श्वसन तंत्र के जरिए होने वाले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को श्वसन कहते हैं। मतलब ये जो प्रक्रिया हो रही है, जो हम सांस ले रहे हैं और सांस जो छोड़ रहे हैं, इसको ही श्वसन कहते हैं। श्वसन तंत्र के जरिए होने वाले आदान प्रदान को गैस विनिमय कहा जाता है। मतलब जो ये क्रिया हो रही है कि हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ये क्या है? ये गैसों का आदान प्रदान है। यानी कि बाहर से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। हालांकि हम सांस लेने में कई सारी गैसों का मिश्रण लेते हैं और कई सारी गैसों को छोड़ते हैं, बट क्या है कि ऑक्सीजन को ही ज्यादा अहम माना जाता है सांस के लिए। अगला पॉइंट है नंबर 4, श्वसन तंत्र के जरिए होने वाले आदान प्रदान में वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और वायु कोशीय वायु बाहर निकाली जाती है। यानी जब ये श्वसन की प्रक्रिया चलती है तो हम सांस खींचते हैं अंदर, यानी जो वायुमंडल में जो वायु हमारे आसपास में है, जो गैसों का एक मिश्रण हमारे आसपास में है, हम उसको अंदर खींचते हैं और हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर छोड़ते हैं। ओके, होता क्या है फिर आगे? श्वसन तंत्र में जो अहम हिस्से हैं, जो काम जिनके जरिए सांस आती है, उनके बारे में क्या? सबसे पहले नाक और मुंह। कई बार हम सांस लेते हैं नाक से लेते हैं, नाक तो कॉमन है, लेकिन कई बार हम मुंह से भी सांस ले लेते हैं। मुंह के बाद जो एयर है वो लैरिंग्स को क्रॉस करेगी। लैरिंग्स के बाद है ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद जाएगी लंग्स में, और लंग्स के बाद जाएगी एल्वोलाई में। अब आगे है ह्यूमन रेस्पिरेशन, मतलब मानव में रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है, कैसे होता है रेस्पिरेशन? ये हवा है, वायुमंडल में हमारे चारों ओर हवा है, ठीक है, और हवा के अंदर बहुत सारी गैसें हैं। हम सांस लेते हैं तो हवा नाक के माध्यम से अंदर जाएगी, अंदर से विंड पाइप, इसको कहते हैं विंड पाइप। विंड पाइप को ट्रेकिया भी कहा जाता है। ये हवा जो है अंदर विंड पाइप तक जाएगी, विंड पाइप के बाद में लंग्स में पहुंचेगी, लंग्स के बाद जाएगी एल्वोलाई के पास में। अब होता यह है कि एल्वोलाई के पास ब्लड रहता है। जब हम सांस लेते हैं, सांस के माध्यम से जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, सांस में बहुत सारे गैसेस हैं जो जाते हैं, जब नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेस भी हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से जब एयर हमारे लंग्स में पहुंचती है तो क्या होता है? एल्वोलाई के पास ब्लड रहता है, उस ब्लड में लंग्स द्वारा ली गई ऑक्सीजन मिश्रित हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे अंदर पहुंचता है वो ऑक्सीजन एल्वोलाई के पास जो ब्लड रहता है उसमें मिक्स हो जाता है, बाकी गैस बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन ही केवल ब्लड के साथ घुल जाता है। ब्लड में ऑक्सीजन मिलकर हमारे ऑर्गन्स की सेल्स के पास जाता है। जब जो ऑक्सीजन लंग्स ने, एल्वोलाई के पास ब्लड ने ऑक्सीजन ले लिया है, वो क्या करेगा कि वो ऑर्गन्स के पास जाता है, वहां पर स्थित ग्लूकोज के साथ ब्रेकडाउन होता है और जिससे एनर्जी उत्पन्न होती है। क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर पहुंचता है, एल्वोलाई के पास ब्लड रहता है, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद में जितना भी ऑक्सीजन हमारे शरीर में गया है वो ब्लड के माध्यम से ऑर्गन्स के पास जाएगा। ऑर्गन्स के पास क्या रहता है? ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज के साथ में ब्रेकडाउन होता है, तब एनर्जी उत्पन्न होती है। उसको आगे बताने वाले हैं, मतलब आगे हम बताने वाले हैं कि सांस में, यानी हम सांस के माध्यम से कौन कौन सी गैसें लेते हैं और कितनी कितनी गैसें हम लेते हैं। सांस में ली गई हवा में कौन कौन सी गैस रहती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस रहती हैं। लेकिन कितने परसेंट रहती हैं? ये जो हवा है हमारे आसपास में, इतने इसमें कौन कौन सी गैस कितने कितने परसेंट है? नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, 0.031% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी 0.7% अदर गैसेस हैं। उसके बाद क्या होता है? जब सांस हम अंदर ले लेते हैं तो ये सारी गैसेस हमारी सांस के माध्यम से अंदर चली जाती हैं। और कितने परसेंट जाती है? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.3% जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते वक्त सांस के द्वारा छोड़ी गई हवा में कौन कौन सी गैसें होती है और कितनी कितनी होती हैं? जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस के माध्यम से जो हवा बाहर आती है
नाइट्रोजन आता है उसमें, नाइट्रोजन जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही नाइट्रोजन हमारी सांस में छोड़ा जाएगा। अगला क्या होता है ऑक्सीजन। हमने सांस लेते वक्त 21% ऑक्सीजन लिया था, जब हम सांस छोड़ेंगे तो 17% ऑक्सीजन ही वापस आएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया था 0.3%, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ के 4% हो जाएगी। अब होता क्या है, ये जो 21% हमने लिया है, ये 17% है, ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर चला जाता है सेल, ब्लड के माध्यम से सेल्स के पास में। अब होता क्या है कि हमारे ऊर्जा एनर्जी कैसे मिलती है, क्या होता है कि ग्लूकोज रहता है शरीर में ऑर्गन्स के पास में, उसके साथ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी ये बनता है और एनर्जी एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्टोर हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है, यानी जो सेल्स हमारे ब्लड लेने के बाद में ऑर्गन्स तक जाएंगे तो वहां पर जब एनर्जी बनेगी तो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्टोर हो जाएगी। लेने व छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ये एक नंबर के कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं कि सांस लेने व छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, सांस लेने से शरीर में ऊष्मा व ऊर्जा बनी रहती है, कि जब हम सांस लेते हैं तभी हमारे शरीर में ऊष्मा व ऊर्जा बनी रहती है। श्वसन अंग कौन कौन, श्वसन अंग में स्तनधारी और मानव में लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। कीटों में ट्रेकियल ट्यूब के माध्यम से रेस्पिरेशन होता है। जलीय जीव जैसे मछली में गिल्स यानी गलफड़ों के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। मेंढक अगर पानी में है तो त्वचा से सांस लेता है और धरती पे है तो लंग से सांस लेता है। ठीक है, आगे हम और आपको बताने वाले हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने समझ लिया कि ऊर्जा का जो घर कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब आगे है कि श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कई प्रकार की होती है। श्वसन की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, एक होता है नंबर 1 एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीशोषण कहा जाता है। ये सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, जहां पर ऑक्सीजन मौजूद होगी वहीं पर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो अनऑक्सीय शोषण कहा जाता है, उसको वो O2 के अब्सेंस में, यानी अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो ऐसी ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। बट एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी जरूरी है। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये किन किन में होता है, ये होता है ह्यूमन यानी मानव जाति में, एनिमल्स और सरीसृप में। ये जो है ये वायरस और बैक्टीरिया में होता है, क्योंकि इनके लिए ऑक्सीजन की कोई ज्यादा मान्यता नहीं होती। तो अब आगे जो है लंग्स, मतलब रेस्पिरेशन किन किन में कैसे कैसे होता है। तो लंग्स जो होता है, लंग्स को हिंदी में फुसफुस भी कहा जाता है, जिसको हम आम भाषा में आम लैंग्वेज में फेफड़े कहते हैं। लंग्स के माध्यम से रेस्पिरेशन किन किन में होता है, तो लंग्स के माध्यम से जो रेस्पिरेशन होता है वो तो मानव में होता है, एनिमल में होता है, और फ्रॉग यानी मेंढक में लंग्स के माध्यम से तब रेस्पिरेशन होता है जब मेंढक धरती पर होता है। जब पानी में होता है तो स्किन के माध्यम से होता है, लेकिन जब वो धरती पर होता है तो उसको जो है लंग्स के माध्यम से उसका रेस्पिरेशन होता है। नंबर 2 गिल्स के माध्यम से जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स को गलफड़े कहते हैं। गिल्स के माध्यम से जो रेस्पिरेशन होता है वो मछली में होता है। नंबर 3 है स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन। तो स्किन के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है वो मेंढक में होता है। मेंढक में तब होता है जब वो पानी में चला जाता है। जब पानी में मेंढक होता है तो उसका रेस्पिरेशन स्किन के माध्यम से होता है। अर्थवर्म जिसको केंचुआ कहते हैं, जिसको हम किसान का दोस्त भी कहते हैं, अर्थवर्म में भी जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन के माध्यम से होता है। बस प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा जो हमारे पौधे होते हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे कुछ छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पेड़ पौधे अपना रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसको जो है स्टोमेटा कहते हैं। और प्लांट का रेस्पिरेशन स्टोमेटा के माध्यम से ही होता है। स्टोमेटा को बातरंध्र कहते हैं जो पत्तियों में होता है।
स्टोमेटा का क्या काम होता है कि ऑक्सीजन को छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना। और उसके साथ साथ इसका एक काम और भी होता है कि ये मौसम के अनुसार छोटे बड़े भी हो जाते हैं ये छिद्र जो होते हैं। आगे क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो अपने ट्रेकियल ट्यूब से ही रेस्पिरेशन करते हैं। तो देखिए रेस्पिरेशन क्या है, अलग अलग तरह का होता है। जैसे हम इंसान है, इंसानों में लंग्स के माध्यम से होता है। जो जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस पेड़ वगैरह, ये सब में लंग्स के माध्यम से होता है। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो जिनका रेस्पिरेशन ट्रेकियल ट्यूब के द्वारा होता है। तो ट्रेकियल ट्यूब से किनका होता है, जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़ों के अंदर लंग्स नहीं होते, वो अपना रेस्पिरेशन सिर्फ ट्रेकियल ट्यूब में ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो कीड़े मकोड़े अपने ट्रेकियल ट्यूब से ही रेस्पिरेशन को करते हैं। इसका एक एग्जांपल है जैसे कि कॉकरोच। ओके रेडी। अभी आप लोगों ने समझा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, किन में कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेशन किस टाइप से होता है, ह्यूमन रेस्पिरेशन। मानव में जो इंसानों में जो रेस्पिरेशन होता है वो इस टाइप से होता है कि ये एयर है, एयर यानी हमारे चारों ओर पास एयर है, और ये एयर नाक के माध्यम से, नाक यानी नाक के माध्यम से, नाक को कहते हैं नोज, नोज के माध्यम से हवा हमारे अंदर एंटर करती है। जब हवा एंटर करती है तो नाक के दो छेद होते हैं, इनको नोस्ट्रिल कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो दोनों छिद्र के माध्यम से हवा अंदर जाती है। नाक के अंदर इन्हीं दोनों छेदों के अंदर में बहुत सारे बाल होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, बाल होते हैं, जिनको हम सीलिया कहते हैं, सीलिया। अब जो हवा है, जो हमारे इर्द गिर्द घूमने वाली हवा है, वो नाक के माध्यम से अंदर जाएगी। नाक की क्या है, दो छेद, दोनों को उनको नोस्ट्रिल कहते हैं। नोस्ट्रिल के अंदर बहुत सारे बाल होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं। अब सीलिया का क्या काम होता है, सीलिया का काम होता है फिल्टर करना, फिल्टर करना यानी जो हवा में कूड़े के कण जाते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको ये रोक लेते हैं, उनको रोक लेते हैं और हवा साफ करके अंदर हमारे लंग्स में जाती है। रोको, हो गया। तो क्या है कि ह्यूमन के रेस्पिरेशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हवा जो है नाक के माध्यम से अंदर जाती है, तो जब अंदर जाती है जो उसमें धूल मिट्टी के कण होते हैं वो सीलिया यानी बालों के द्वारा फिल्टर कर लिए जाते हैं। फिर क्या होता है कि हवा अंदर जाती है। अब क्या है कि ह्यूमन रेस्पिरेशन में जो चीजें शामिल हैं उनको हम बताएंगे। नंबर 1 पे है नाक, नंबर 2 पे फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स को हम ग्रसनी कहते हैं। ये वह पार्ट है जहां मुंह नाक दोनों एक स्थान पे मिलते हैं। क्या है कि हमारा जो फेरिंग्स है वो हमारे गले के अंदर है। तो जो नाक का लास्ट होता है, जो नाक का छेद खुलता है अंदर गले में जाकर और ये मुंह खुलता है, ये वही स्थान है जिसको लैरिंग्स कहा जाता है। नंबर 3 पे आता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को घाटी का ढक्कन कहा जाता है। एपिग्लोटिस हमारे गले में एक छोटी पतली सी एक झिल्ली टाइप का ढक्कन होता है जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये खाने को सांस की नली में जाने से रोकता है। ये एक ऐसा गले के अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि आप सांस लेंगे तो सांस वाले एरिया में ही सांस जाएगी, हवा लंग्स के अंदर जाएगी। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो खाने को खाने के रास्ते में पहुंचाने का काम इसी का होता है, एपिग्लोटिस। ये जो है सांस वाले रास्ते को ढक लेता है और खाना जो है खाने वाले रास्ते में चला जाता है। ओके, तो एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस करता है कि खाना जो है खाने वाली नली में चला जाए। अब खाने की जो नली है उसको कहते हैं ईसोफेगस। खाने की नली को ईसोफेगस कहा जाता है। और जो सांस की नली है उसको कहते हैं विंड पाइप। सांस की नली को विंड पाइप या ट्रेकिया कहा जाता है।
अब एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस जो है विंड पाइप, जो हमारी सांस वाली नली है, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, एक झिल्ली नुमा एक ढक्कन होता है। तो ये विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन होता है, उसको एपिग्लोटिस कहते हैं। नोट, जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस सांस की नली को ढक लेता है, जिससे खाना ईसोफेगस यानी खाने की नली में चला जाता है। कई बार ये होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो अगर हम किसी से बात करते हैं, जब बात करते हैं और हमारा ध्यान कहीं अलग होता है और खाने का कुछ पार्ट्स अगर हमारे लंग्स में की एरिया में चला जाए या सांस की नली में चला जाए तो हमें फंदा लग जाता है, यानी वो खाने का टुकड़ा बाहर निकल जाता है, मतलब लंग्स का प्रेशर उसको बाहर निकाल देता है और वो फंदा लग जाता है जो नाक के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है ये बात कि अक्सर हमें खाना खाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि हमें खाना खाते वक्त ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। और ये एपिग्लोटिस का जो काम है वो खाने को खाने के रास्ते में भेजना है और मतलब सांस वाली नली को खाना खाते वक्त ढक लेना है। रोको। तो एपिग्लोटिस के बारे में आपको बता रहा था, एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है पालेटल पॉल्सी। पालेटल पॉल्सी एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारे एपिग्लोटिस के आसपास का एरिया होता है, और एपिग्लोटिस की जो नर्व होती है, जो नसें होती हैं, वो कई बार सूखने लगती है, कमजोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं पालेटल पॉल्सी। ये बीमारी है जो गले में होती है, ठीक है। इसमें एपिग्लोटिस के आसपास की जो नसें हैं वो कमजोर हो जाती है, जिसे पक्षाघात कहते हैं। एक लैंग्वेज में उसको लकवा भी कहा जाता है कि कई बार लकवा ग्रस्त हो जाती है बेंस। इसमें क्या होता है, एपिग्लोटिस पूरा काम नहीं कर पाता, जिससे खाना सांस की नली में जाने लगता है, जो गंभीर समस्या है। तो अक्सर ये कई बार देखने को मिल जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाते हैं तो खाना उनका खाने वाले रास्ते में नहीं जा पाता और वो खाना निगल नहीं पाते प्रॉपर, या अगर वो पानी पीते तो पानी में नहीं निगल पाते। उनका क्या होता है कि कुछ भी अगर वो खाते हैं तो खाना जो है सांस की नली में जाने लगता है, जिसको जो है एपिग्लोटिस के आसपास की जो नसें होती हैं उनके कमजोर होने की वजह से होता है, और उस बीमारी को कहते हैं पालेटल पॉल्सी। ठीक है, तो पालेटल पॉल्सी के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे क्या होता है, जो हमारा विंड पाइप होता है, विंड पाइप जो सांस की नली होती है, सांस की नली जो हमारे लंग्स से जुड़ी होती है, ये हमारे लंग्स है, ये ट्रेकिया है, ये विंड पाइप है। विंड पाइप के ऊपर एक अंग होता है जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स जो होता है ये हमारे विंड पाइप के ऊपर होता है। लैरिंग्स ये एक गले में पाए जाने वाला अंग है जिसको स्वर यंत्र कहते हैं, यानी लैरिंग्स की वजह से ही हम बोल पाते हैं। जो हमारी आवाज है वो लैरिंग्स की वजह से ही बनती है। क्या है, ये सांस लेने व खाना निगलने व बात करने में मदद करता है। लेरिंग्स का क्या काम होता है, लेरिंग्स का काम होता है कि ये हमारी खाना खाने में भी मदद करता है, सांस लेने में भी मदद करता है, और हम जो बात कर रहे, जो हमारी आवाज निकल रही है, ये भी लेरिंग्स की वजह से ही है। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। लेरिंग्स सांस की नली ट्रेकिया के ऊपर होता है, लेरिंग्स जो है ट्रेकिया के ऊपर होता है, ठीक है। अब क्या है, लेरिंग्स में वोकल कॉर्ड होते हैं। लेरिंग्स में क्या होता है, वोकल कॉर्ड होते हैं। वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, पतली पतली झिल्लियों से बनता है। जो वोकल कॉर्ड होता है वो पतली पतली झिल्लियों से बनता है, जो हवा से वाइब्रेट होता है, जिससे आवाज बनती है। यानी जो वोकल कॉर्ड है वो पतली पतली झिल्लियों से बना हुआ होता है, जिससे हमें हवा के वाइब्रेट से आवाज बनती है। कई बार क्या होता है कि लैरिंग्स में जब सूजन आ जाती है, लैरिंग्स में सूजन आने को लैरिंजाइटिस कहते हैं। लैरिंजाइटिस की वजह से आवाज खराब होने लगती है। कई बार क्या होता है कि गले में सूजन आ जाती है, जिससे लैरिंग्स में सूजन बन जाती है, और उससे जब हम बोलते हैं तो सही तरीके से हमारी आवाज नहीं निकल पाती है। तो हमारी आवाज कहाँ बनती है, कहाँ से निकलती है, लैरिंग्स से। ठीक है, ओके, चलें। हो गया। तो लैरिंग्स के बाद में आता है लंग्स। ये हमारा विंड पाइप है, एयरवे। ये हमारी ट्रेकिया है, जिससे हवा दोनों ही लंग्स में डिवाइड होती है। अब लंग्स के बारे में हम बताते हैं। लंग्स क्या है, इट इज द मैन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये मुख्य श्वसन अंग है, क्योंकि लंग्स के बिना मानव में श्वसन कंप्लीट नहीं हो सकता है।
तो इसे क्या कहेंगे, लंग्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मुख्य श्वसन अंग। ठीक है, लंग्स के बारे में हम आपको बताते हैं। लंग्स का कलर क्या होता है, लंग्स का जो कलर होता है वो पिंक होता है। लंग्स का जो वजन होता है बोला वो 1.3 kg, कई बार इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 1.3 kg ही माना जाता है। लंग्स के ऊपर की जो झिल्ली होती है, जो हमारे लंग्स होते हैं इनके ऊपर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को कहते हैं प्लूरा। लंग्स के ऊपर की झिल्ली को क्या कहते हैं, प्लूरा। लंग्स की स्टडी, कई बार ऐसा होता है कि किसी को कोई बीमारी है या क्या है, उसकी जब लंग्स की स्टडी की जाती है तो लंग्स की स्टडी को कहते हैं पल्मोनोलॉजी। जो फेफड़े के स्पेशल डॉक्टर होते हैं, कई बार ऐसा होता है किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है, तो उसका जो डॉक्टर होता है, जो स्पेशल इलाज करने वाला होता है, उसको कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, यानी फेफड़े का डॉक्टर को कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। फेफड़े का काम क्या होता है, फेफड़े का जो काम है, जो मेन काम है फेफड़ों का, जो लंग्स का हमारे मेन काम है क्या है, टू एक्सचेंज द गैस, यानी हम गैस जो ले रहे हैं उसको एक्सचेंज करके बाहर निकालना। एक बात और बता दूं कि हमारे लंग्स के नीचे एक झिल्ली नुमा डायफ्राम होता है। ठीक, ये डायफ्राम का क्या है, ये डायफ्राम हमारे थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी को अलग अलग करता है। अगली चीज कि डायफ्राम के माध्यम से ही ब्रीथिंग रेट बना रहता है, क्योंकि डायफ्राम ही हमें सांस लेने में, सांस लेते वक्त नीचे बैठ जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम के ही माध्यम से लंग्स का प्रेशर ऊपर को जाता है, ये होता है डायफ्राम। ओके।